कातिलाना इश्क पार्ट 4 द एंड। कुणाल सर की उन बातों को सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से वो चला जाता है। सर को लगता है कि शायद कुणाल को ये बातें ठीक नहीं लगी, इसीलिए यहाँ से वो बिना कुछ कहे ही चला गया। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन तक कुणाल ने कॉलेज में आना बंद कर दिया था। न किसी से फ़ोन पर बात, न किसी से कोई मेल मिलाप। इस तरह कई दिन बीत गए। कुणाल के फ़ोन पर कुछ दिन तक लगातार सर के फ़ोन और मैसेज आते रहते थे, पर कुणाल न उन्हें अटेंड करता और न ही किसी भी मैसेज का कोई जवाब दे रहा था। इस तरह दिन बीतते गए और ऐसे ही कुछ समय बाद कुणाल वापस कॉलेज जाने और अपने दोस्तों से मेल मिलाप शुरू करने की सोचता रहा, ताकि फिर से अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ सके। क्योंकि उसे एक अच्छा डॉक्टर जो बनना था, काफ़ी तैयारी भी करनी थी, जिसके लिए उसे काफ़ी कुछ करना था। और इस तरह घर पर चुपचाप बैठने से उसकी पढ़ाई और प्रैक्टिस पर काफ़ी असर पड़ रहा था। ये सब सोचते हुए ही वो ये फैसला लेता है कि उसे सब कुछ बीती बातें भुलाकर अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहिए। इस तरह वो एक दिन कॉलेज जाने का मन बनाता है। तो जैसे ही वो कॉलेज पहुंचता है तो देखता है कि ना ही वहाँ पर उसे सर दिखते हैं और ना ही उनकी दोनों बेटियाँ। पहले तो वो इन चीज़ों की तरफ उतना ध्यान नहीं देता और मन ही मन सोचता है कि उसका इन सब लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं उसे कॉलेज ज्वाइन किए हुए, पर उसे अब भी उन तीनों में कोई भी कॉलेज में नहीं दिख रहा था। तो उसका मन थोड़ा बेचैन सा हो जाता है और ना चाहते हुए भी वो मन को शांत करते हुए सोचता कि इतने दिन हो गए उसे कॉलेज में आए, पर सर या उनकी बेटियां कोई भी कॉलेज में दिख क्यों नहीं रही। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई उनके साथ। ऐसा सोचकर कि सब ठीक होगा कि नहीं, कुणाल अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों से पूछताछ शुरू करता है कि सर और उनकी बेटियां कॉलेज में क्यों नहीं दिख रही, क्या कोई बात हो गई। तभी उसे पता चलता है कि जिस दिन से उसने कॉलेज आना बंद किया था, उसके 7-8 दिन बाद से ही उनकी बेटियां भी कॉलेज आना बंद कर चुकी थी और कुछ दिनों के बाद सर भी कॉलेज आना बंद कर चुके थे। ये सुनकर कुणाल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर माजरा क्या है। ये पता करने के लिए वो ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर देखता है कि डीन सर की जगह कोई दूसरा ही ऑफिस संभाल रहा था। उससे कुछ पूछने की उसे हिम्मत नहीं होती है, तो वो चुपचाप ये देखकर वहाँ से निकल जाता है और उसे ये विश्वास हो गया था कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो उसे दिख नहीं रही है, पर कुछ तो है जो सही नहीं था। इस तरह की बातें उसके दिमाग में दौड़ रही थी। तभी वो सोचता कि आखिर जिन कारणों से उसने इस कॉलेज से दूरी बना ली थी, अब जब वो कारण ही यहाँ से दूर हो गया है तो वो इतना बेचैनी क्यों महसूस करता है। तभी उसे समझ आता है कि भले ही इतने दिनों तक उसने इन बातों पर ध्यान न दिया हो, पर अब कम से कम एक बार उसे पता लगाना होगा कि बात क्या है, तभी उसके मन को शांति मिलेगी। आखिर सर उसे बार बार कॉल क्यों कर रहे थे? आखिर बार बार जब बात नहीं हुई तो भी वो शांत नहीं बैठ रहे थे, उसे मैसेज पे मैसेज कर रहे थे। तो वो सोचने लगता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी वो मन बनाकर सर की घर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी और कुछ लोग अपने हाथों में फूल और मालाएं लेकर घर की ओर जा रहे थे और लगभग सभी ने सफ़ेद रंग की पोशाकें पहन रखी थी।
ये सब देख कुणाल बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। फिर भी हिम्मत कर घर के अंदर की ओर चला जाता है तो उसके होश एकदम से गुल हो जाते हैं। जो तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी वो बहुत हैरान कर देने वाली थी। असल में बात ये थी कि जब वो अपने सामने सर की तस्वीर पर माला चढ़े हुए देखता है तो वो सोच नहीं पाता कि आखिर वो क्या देख रहा है। उसकी सांसें कुछ समय के लिए मानो थम सी गई थी, आंखें अश्रुओं से नम हो गई थी। बड़ी हिम्मत कर वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे पूछने पर पता चलता है कि कुछ दिनों से ही मानसिक टेंशन व लगातार बीमार रहने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। ये देख कुणाल बहुत दुखी हो जाता है। तभी वो हर तरफ अपनी नज़रें घुमाते हुए निशा और मायरा को ढूंढने लगता है। उसी वक्त एक औरत उसके पास चलकर आती है और उससे कहती कि क्या वो कुणाल है। तो वो उस औरत को एकटक देखता और सोचने लगता कि आखिर ये औरत है कौन जो उससे उसका नाम पूछ रही है। इस तरह फिर वो कहता कि वही कुणाल है। तभी वो औरत उसे पकड़कर रोते हुए कहती कि उसके आने में उसे खुशी तो बहुत हो रही है पर उसने आने में बड़ी देर कर दी। अब सब खत्म हो चुका है। जिस सर से वो मिलने आया था वो उसका बहुत इंतज़ार करे। वे उससे बहुत कुछ कहना चाहते थे, माफ़ी भी मांगना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुणाल को बहुत फ़ोन भी लगाया था पर कोई जवाब न मिलने पर वो हताश हो गए थे और टूट गए थे। कुणाल उस औरत से पूछता कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हुआ और उनकी बेटियां आखिर मायरा और निशा कहाँ हैं और वो औरत कौन है जो उससे ये सब कह रही है। तभी वो औरत कहती कि वो ऋचा है और मायरा और निशा की माँ और उसके सर की वाइफ। वो कुणाल से कहती कि जब से उसने कॉलेज आना बंद किया था तभी से ही उसके पति ने उससे मिलने की बहुत कोशिश की थी पर वो उससे मिल नहीं पा रहे थे। जब कोई बात नहीं बनी तो मायरा ने अपना पूरा गुस्सा निशा और उसके पिता पर निकाला और गुस्सा इतना भयानक था कि दिन ब दिन इन दोनों बहनों के बीच रिश्ते खराब होते चले गए। और हद तो तब हो गई जब एक दिन मायरा ने कुणाल से शादी ना होने का पूरा दोष निशा पर डाल दिया और उसे बच्चलन कहकर घर से बाहर निकाल दिया और उसके पिता से सारी प्रॉपर्टी साइन करने के लिए ज़बरदस्ती करने लगी। तब उन्होंने प्रॉपर्टी मायरा की जगह निशा के नाम कर दिया और ये बात मायरा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुस्से में अपने पिता को मारने की पूरी कोशिश की पर यह बात निशा को जब भी पता चली तो उसने अपने पिता को बचाने दोबारा घर पर आने की ज़िद की पर मायरा ने उसे धक्के मारकर फिर से बाहर निकाल दिया। पर निशा ने मायरा को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो ये सब जो भी कर रही है वो सिर्फ गलत कर रही है। आखिर वो उसके पिता हैं और सब कुछ तो उसका ही है। निशा को उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा और ना ही कोई और चीज़। बस वो पूरे परिवार के साथ बड़े प्रेम से रहना चाहती है, इसलिए वो उसे घर में आने दे। उसने बहुत विनती की, मायरा के हाथ पैर भी जोड़े। बस वो पिता की सेवा करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। ये सब सुनकर मायरा उसे घर में आने की इजाज़त तो दे देती है पर उसी दिन वो निशा को मारने की ठान लेती है और एक दिन वो निशा के खाने में जहर मिलाकर उसे मारने की कोशिश करती है। पर उसके बाद भी जब निशा पूरी तरह से नहीं मरती तो मायरा बड़ी ही बेरहमी से उस पर चाकुओं से कई वार करती है और इस तरह निशा की मौत हो जाती है।
और अपने पिता से उसी वक्त वो ये कहती कि अगर उसकी शादी कुणाल से नहीं हुई तो किसी और से भी नहीं होगी, और अब कोई सौतेली बहन किसी का भी हक नहीं मारेगी। उसने अपना हक ले लिया है, उसने अपना बदला अपनी बहन से ले लिया है। वो कहती कि उसे पता चल गया था कि उसके पिता अपने मन में यही विचार लेकर चल रहे थे कि अगर कुणाल ने मायरा से शादी करने को इनकार कर दिया है तो क्यों ना वो अपनी बड़ी बेटी निशा की शादी की बात कुणाल से करे, ताकि कम से कम निशा का ही घर बस जाए और ये रोज़ रोज़ की मुसीबतों से निशा को छुटकारा मिल जाए। वैसे भी मायरा के नज़रों में पहले ही अपने पिता के लिए काफ़ी नफ़रत भरी हुई थी। थोड़ा और बन जाता तो क्या ही हो जाता, कम से कम एक बेटी की ज़िंदगी तो संवर जाती। और यही वजह थी कि मायरा ये सारी बातें जान चुकी थी, इसीलिए उसने निशा को अपने रास्ते से हटा देना ही उचित समझा और अब अपने बहन के खून के इल्ज़ाम में जेल में सज़ा काट रही है। जिस बाप की दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो, वो बाप भला कब तक इस सदमे को बर्दाश्त कर पाता। इस दुख का पहाड़ ही उनकी मौत का कारण बन गया। ऋचा ये भी कहती कि मायरा ने कुणाल की चुप्पी को ना समझ लिया था, जो कि स्वाभाविक था, पर वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि पहली बार उसने किसी को पसंद किया और उसने एक ही झटके में बिना कुछ कहे उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अपने जिस पिता से वो इतना नफरत करती थी, हर वक्त उन्हें निशा का गुणगान करते देखती थी, खुद को अकेला महसूस करती थी, उस पिता से ही उसने पहली बार एक उम्मीद लगाई थी कि शायद वो कुणाल को मनाकर उसकी शादी उससे करवा देंगे। और पहली बार उसने कुछ मांगा था, पर वो भी उसे ना दे पाए। और इस तरह धीरे धीरे इन सारी परिस्थितियों ने उसे वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो शायद कभी वो करना ही नहीं चाहती थी। एक साधारण सी लड़की आज एक इश्क के चलते अपनों के ही कातिल बन बैठी। फिर ऋचा कुणाल से कहती, और मैं अभागी इस बात को बड़ी देर से समझ पाई कि मैंने अपने ही हाथों से मायरा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ना निशा को कभी माँ का प्यार दे पाई और ना ही मायरा को एक अच्छा इंसान बना पाई, ना ही उसे अच्छा संस्कार दे पाई। बचपन से ही मैंने ऐसा नफ़रत का बीज उसके दिमाग में भर दिया था कि आज वो अपनों से ही बहुत दूर हो गई, उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। काश वक्त रहते मैं एक अच्छी माँ बन पाती तो शायद आज मेरी दोनों बेटियाँ और मेरा पति हम सब एक साथ खुशी से रह पाते। आज सब कुछ खोने के बाद ये एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी। शायद यही मेरे कर्मों की सज़ा है कि मैं आज अकेले रह गई। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ना एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना एक अच्छी माँ और ना ही एक अच्छी औरत। मेरे जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया। फिर वो कुणाल से कहती, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार इतने दिनों में अपने सर से मिलने आना चाहिए था? कम से कम उनका मान रखते हुए ही सही। भले ही उनकी बातों की वजह से तुम्हें काफ़ी तकलीफ पहुंची हो, मैं समझ सकती हूँ, तो तुम उन्हें शादी के लिए ना कह देते, पर आकर सामने बात तो करते, शायद कोई हल निकल पाता। देखो आज आने में तुमने इतनी देर कर दी, अब तुम सुकून से अपना जीवन जी सकते हो। कोई भी तुम्हें किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करेगा। और हाँ, एक और बात, तुम्हें याद होगा कि सर ने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने में तुम्हारी मदद करेंगे। इसीलिए जाने से पहले उन्होंने अपने वादे को रखते हुए तुम्हारे नाम कुछ प्रॉपर्टीज़ की है बेटा, और तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी पोस्ट भी तुम्हें दे गए हैं। साथ ही ये ख़त जो उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, वो चाहते थे कि ये ख़त तुम तक कोई पहुंचाए, पर देखो किस्मत, तुम खुद ही इस दरवाजे पर पहुंच चुके हो जिसमें उन्होंने तुमसे माफ़ी मांगी है।
जो भी हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हुई उसके लिए हमें माफ़ कर देना बेटा। मैं अपने पति की तरफ से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे कॉलेज आने में बहुत दिक्कत आई। उन सभी बातों के लिए दिल से सॉरी। हो सके तो सब भूलकर जीवन में खूब आगे बढ़ो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कुणाल ये सब देख सुन रहा था और आंखें नम कर हाथ जोड़कर रोते हुए पछतावे के आंसू लिए वहाँ से चला गया और यही सोचता कि काश मैं उस दिन कुछ देर रुक जाता, काश मैंने इतनी जल्दबाजी नहीं की होती, काश मैंने सर की बातों को समझने की कोशिश की होती, काश मैं कुछ समय पहले ही यहाँ आ जाता तो शायद आज स्थिति कुछ और ही होती। मैंने एक बार भी सर के बारे में या उनकी बेटियों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अकेला ही रह गया। ये मुझसे क्या हो गया? ना चाहते हुए भी मैं अपने ही दोषी बन गया हूँ, अपने ही नज़रों में गिर गया हूँ और तो और आज एक बाप का गुनहगार भी बनकर रह गया।